एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ओके, तो ये छोटा सा एक्ट है आपका, इसमें टोटल 10 सेक्शन है। तो इसको इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। इसको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल हैं जो प्री में पूछे जा सकते हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहली चीज़ तो ये है कि 10 सेक्शन है, तो आपको इन सारे सेक्शंस के नाम याद होने चाहिए कि इन केस पूछ ले कि सेक्शन 10 में क्या है, या फिर दे कि ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ये किस सेक्शन में दिए। तो पहला तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको 10 सेक्शन के हेड नोट्स पता होने चाहिए। अब इस एक्ट का प्रीएम्बल देखते हैं। सारे एक्ट्स के प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने बाइफिकेट कर दिया है सो दैट आपको ईजी रहे समझने में। ये एक्ट प्रोहिबिट करता है किन किन चीज़ों को, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। पहली तो चीज़ साफ बोल रहा है कि ये एक्ट का जो पर्पज़ है वो प्रोहिबिट करना है किसी भी तरीके का जो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होता है वुमेन का। अब वो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है जिसको ये एक्ट प्रोहिबिट करने की बात करता है। किसी भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अगर कोई रिप्रेजेंटेशन, या पब्लिकेशन के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, पेंटिंग, फिगर, किसी भी थ्रू हो रहा है, या कोई इससे रिलेटेड कोई भी अदर कोई कनेक्टेड या इंसिडेंटल मैटर्स है, तो वो भी उस तरीके के इन मेथड्स का इस्तेमाल करके अगर कोई भी इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हो रहा है तो ये एक्ट उन सारे रिप्रेजेंटेशन को प्रोहिबिट करता है। तो ये इसका प्रीएम्बल हो गया। तो प्रीएम्बल से भी आपका सवाल आ सकता है। सेक्शन नंबर 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इसका एनफोर्समेंट डेट आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 1987, ठीक है। 1986 का एक्ट है बट 1986 का एक्ट है, बट ये एनफोर्समेंट में 1987 में आया। अब इसका डेफिनेशन क्लॉज 2A बात करता है एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है? नोटिस, किसी भी तरीके का सर्कुलर, लेबल या रैपर जो होता है, या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट। तो ये एक रेजिडवेरी फॉर्म दे दिया अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। एंड ऑल्सो इंक्लूड एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मीन्स ऑफ एनी लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। तो अगर तो ये क्लियर बोल रहा है कि किसी भी नोटिस या सर्कुलर, लेबल, रैपर या अदर डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, या कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन, यानी जिसे देखा जो विजिबल हो, जो क्लियर हो, अगर आप कोई रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसी भी तरीके से, लाइट का इस्तेमाल करके, हाँ, साउंड का इस्तेमाल करके, स्मोक या गैस का इस्तेमाल करके, तो वो भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं? बाय सैम्पल। वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, या उसमें पैसे के थ्रू भी अगर कर रहे हैं तो भी वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में आएगा। अब ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है 2C, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का क्या पे मतलब होता है? डिपिक्शन। तो डिपिक्शन का अगर हम लिटरल हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है चित्रण, ठीक है। तो डिपिक्शन इन एनी मैनर द फिगर ऑफ अ वुमेन, हर फॉर्म, बॉडी और एनी पार्ट। अगर आप किसी भी तरीके से डिपिक्ट कर रहे हैं किसी भी वुमेन का फिगर, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर, या कोई भी अदर पार्ट उसकी बॉडी का, ठीक है, या किस तरीके से कर रहे हैं कि वो इनडिसेंट लग रहा है, ठीक है, वो मतलब आपने किसी डिसेंट वे से नहीं किया, इनडिसेंट लग रहा है, डेरोगेटरी लग रहा है, डेनिग्रेटिंग लग रहा है, ठीक है। डेनिग्रेटिंग अगर बहुत ही सिंपल समझें तो डिफेम एक तरीके से आप कह सकते हैं, मतलब बहुत सिंपल अगर डेफिनेशन जाए, बहुत टेक्निकलिटी में ना जाए, तो डेनिग्रेटिंग लग रहा है, ठीक है। या फिर किसी भी तरीके से डिप्रेव, करप्ट, या कोई भी पब्लिक मोरालिटी या मोराल को इंजर करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सारे जो डिपिक्शन है वो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में आते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार और समझते हैं। द डिपिक्शन इन एनी मैनर, आप किसी भी तरीके से चित्रण कर रहे हैं, डिपिक्ट कर रहे हैं क्या? विमेन ऑफ, फिगर ऑफ द विमेन, हर फॉर्म, हर बॉडी, ठीक है। किस तरीके से कि भाई वो डिसेंट, इनडिसेंट लग रहा है, ठीक है, वो इनडिसेंट लग रहा है, डेरोगेटरी लग रहा है, डेनिग्रेटिंग लग रहा है, या किसी भी तरीके से पब्लिक मोरालिटी या मोरल्स को इंजर कर रहा है, करप्ट कर रहा है, ठीक है। 2D में डिफाइन है लेबल। लेबल का क्या मतलब है? कोई भी रिटन, मार्क्ड, स्टैम्प्ड, प्रिंटेड ग्राफिक मैटर अफिक्स टू और अपेयरिंग अपॉन एनी पैकेज। किसी भी पैकेज पे कोई भी लेबल, तो मतलब हम कॉमन सेंस में पता ही है कि क्या होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको एक्सप्रेसली बता दिया है कि कोई भी पैकेजिंग पे कोई भी जो चीज़ें लिखी होती हैं, मार्क्ड होती हैं, स्टैम्प होती हैं, वो लेबल में आती हैं।
पैकेज का मतलब क्या होता है? बॉक्स, कार्टन, टिन और अदर कंटेनर। प्रिस्क्राइब का मतलब रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। सेक्शन 3 प्रोहिबिट करता है किसी भी इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होता है विमेन का। तो कोई भी पर्सन क्या नहीं करेगा? पब्लिश नहीं करेगा, ना किसी से पब्लिश करवाएगा क्या कोई भी इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट जिसमें इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो सिंपल इसमें डिक्लेरेशन ये कि भाई आप इस तरीके का कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे जहाँ पे इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है विमेन का। सेक्शन 4 बात करता है पब्लिकेशन को प्रोहिबिट करता है। याद रखिएगा, सेक्शन 3 एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट करता है, सेक्शन 4 पब्लिकेशन को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली बस इतना बोला है कि आप कोई भी इस तरीके का पब्लिकेशन किसी भी किताब के थ्रू, पैम्पलेट, पेपर, किसी भी के थ्रू ऐसा कोई भी चीज़ पब्लिसाइज नहीं करेंगे जहाँ पे इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है विमेन का। ठीक है, अब ये इसका जो प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि ये जो सेक्शन है किन किन चीज़ों पे नहीं एप्लीकेबल होगा। अगर कोई भी बुक या पैम्पलेट है या पेपर है जहाँ पे ये प्रूफ कर दिया जाता है कि जो पब्लिकेशन था दैट वाज इन पब्लिक गुड, ठीक है, पब्लिक गुड में किया गया था, तो या फिर दैट इज़ रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट, तो वहाँ पे फिर दैट इज़ नॉट अ पीनल ऑफेंस। या फिर उस पब्लिकेशन का इस्तेमाल कोई बोनाफाइड पर्पस या रिलीजियस पर्पस के लिए किया गया था। ठीक है, या फिर जो रिप्रेजेंटेशन था दैट वाज जो भी किस तरीके का जो स्कल्पचर्ड है या इनग्रेव्ड है वो किसी भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट पे है, विच इज़ ज़रूरी है कि वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट। तो ये आपको एक्ट का नाम याद रखना पड़ेगा। हो सकता है प्री में पूछ ले कि भाई जो भी मॉन्यूमेंट्स पे अगर किसी भी तरीके का वो स्कल्पचर बना है, इनग्रेव्ड है, तो पेंटिंग है, तो वो कब प्रोटेक्टेड है? जब वो दे आर एंशिएंट मॉन्यूमेंट, अगर वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट है विद इन द मीनिंग ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट। ठीक है, या फिर कोई टेम्पल पे इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, या अगर कोई फिल्म है, ठीक है, जो विच इज़ कवर्ड अंडर पार्ट 2 ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। तो ये चीज़ आपको इतना याद रखना है कि ये थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे अभी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन 4, तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी पब्लिकेशन जो पब्लिक गुड में किया गया हो इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, बहुत ये टेक्निकल एक्ट नहीं है, ईजी सा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि कुछ तकलीफ होगी समझने में। कोई भी रिलीजियस पर्पस के लिए अगर इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है या बोनाफाइड पर्पस के लिए है, या फिर कोई भी इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन किसी मॉन्यूमेंट, एंशिएंट मॉन्यूमेंट में है, and that monument is an ancient monument according to the ancient monument and sorry archaeological site and remain act, या किसी भी टेम्पल पे इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, फिर ये उसको कवर करता है। कोई भी जो फिल्म है दैट इज़ कवर्ड अंडर पार्ट 2 ऑफ द सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952। फिर सेक्शन 5 जो है वो पावर देता है टू एंटर एंड सर्च, तो जो भी गेजेटेड ऑफिसर हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया है, तो वो अपने लोकल लिमिट में किसी भी ऐसी जगह पे एंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं किसी भी रीज़नेबल टाइम। किसी की अगर सहायता लेना चाहे तो वो ले सकते हैं अगर उन्हें ज़रूरत लगे उस जगह पे जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि इस एक्ट के तहत कोई अपराध किया गया है, तो वो वहाँ जाके उस जगह पे सर्च कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई भी इस तरीके का ऑफेंसिव सामान मिलता है तो उसे सीज कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप किसी प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में जा रहे हैं तो विदाउट वारंट वहाँ पे एंट्री नहीं हो सकती। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले तो इनको एक वाइड पावर दे रहा है, फिर एंड में इसको रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है ये कह के कि भाई अगर आप किसी प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में जा रहे हैं तो वहाँ पे विदाउट वारंट आप एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीआरपीसी का जो सर्च एंड सीजर वाला प्रोविज़न है वो ये एप्लीकेबल होगा। फिर उसके बाद अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी चीज़ को सीज़ किया है तो फिर आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना होगा कि भाई आपने क्या एक्शन लिया है। ठीक है, फिर सेक्शन 6 बात करता है कि अगर कोई भी आदमी सेक्शन 3 या 4 के प्रोविज़न का वायलेशन करता है तो वहाँ पे उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी। अगर उसने फर्स्ट टाइम कन्विक्शन हुआ है तो इन दैट केस 2 साल तक की सज़ा मिल सकती है और 2000 तक का जुर्माना लग सकता है। बट कहीं सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है तो इन दैट केस नॉट लेस देन 6 मंथ। ठीक है, बट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर। अब 6 महीने से लेके 5 साल तक की सज़ा कर दी गई है और वहाँ पे 10,000 जुर्माना से लेके 1 लाख तक का जुर्माना लगाया गया है।
फिर सेक्शन 7 कंपनी के द्वारा अगर कोई अपराध किया गया इस एक्ट में, तो जो भी अगर ऑफेंस कंपनी द्वारा किया गया है तो वे सारे लोग जिस टाइम ये अपराध हुआ था वो उस दौरान कंपनी के चार्ज में थे या रिस्पॉन्सिबल थे किसी भी तरीके से कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, कंपनी का देखने के लिए, तो उनको माना जाएगा कि वो भी उस ऑफेंस में इंक्लूडेड हैं, उन्होंने भी ये अपराध किया है। बट अगर कोई भी पर्सन ये प्रूव कर देता है कि ऑफेंस जो हुआ था उसकी नॉलेज में नहीं था या उसने अपने तरीके से पूरी कोशिश की उस ऑफेंस को रोकने की, तो यहाँ पे उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। अगर इस एक्ट में कोई भी ऑफेंस कोई कंपनी करती है और ये प्रूव कर दिया जाता है कि उस कंपनी के जो डायरेक्टर थे या मैनेजर थे या सेक्रेटरी थे उनके कंसेंट या कनाइवेंस से कोई अपराध हुआ है, तो वो सारे लोग भी गिल्टी पाए जाएंगे। कंपनी का क्या मतलब है यहाँ पे? बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड अ फर्म और अदर एसोसिएशन एंड इंडिविजुअल, और डायरेक्टर का मतलब है विच इज़ रिलेटेड टू फर्म, यहाँ पे पार्टनर इन द फर्म को बोला गया है डायरेक्टर। इस एक्ट के जो भी अपराध है वो कॉग्निजेबल और बेलेबल दोनों होते हैं। और सेक्शन 9 प्रोटेक्ट करता है कि अगर कोई भी एक्शन लिया गया है इन गुड फेथ, तो कोई भी सूट या प्रोसिक्यूशन या कोई भी अदर लीगल प्रोसीडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी अदर ऑथराइज ऑफिसर के अगेंस्ट नहीं चलाई जाएगी। सेक्शन 10 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है इस एक्ट के तहत रूल बनाने के लिए, ठीक है। तो बहुत छोटा सा एक्ट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत होगी याद करने में, और इसको बस आपको 2 से 3 बार रीडिंग देनी है और एमसीक्यूज इसको सॉल्व करना है, तो ये आपका एक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।